गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे सम नेचुरल फिनोमिना। इन क्लास 7th यू रीड अबाउट विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। आपने 7th क्लास में इवन आप बचपन से ही विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो यू लर्न दैट, आपने सीखा है कि साइक्लोन्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो साइक्लोन होते हैं मतलब एक टाइप का बवंडर, तूफान, बहुत ज्यादा तेज हवा चलना, वो क्या करता है ह्यूमन की लाइफ को डैमेज कर देता है। उसकी प्रॉपर्टी, उसके घर, जो भी शॉप्स, घर होते हैं, मतलब वो सब डैमेज कर देता है। यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम दिस डिस्ट्रक्शन फिनोमिना टू सम एक्सटेंट। और हमने ये भी पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे इस डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना से हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। हम इस चैप्टर में दो अलग डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। लाइटनिंग जो बारिश के दिनों में बिजली चमकती है आसमान में, और अर्थक्वेक मतलब भूकंप। तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे व्हाट स्टेप वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दिस फिनोमिना। ये जो फिनोमिना हो रहा है, मतलब लाइटनिंग और अर्थक्वेक, भूकंप आ रहा है, तो उससे हम कम से कम डिस्ट्रक्शन हो, कम से कम नुकसान हो, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है लाइटनिंग। यू माइट हैव बीन स्पार्क्स ऑन एन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर बिकम लूज। आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर इलेक्ट्रिक पोल का मतलब जो लाइट के जो खंबे होते हैं, पोल्स होते हैं, उनकी जब वायर जो होती है वो अगर लूज हो जाए तो वो स्पार्क करती है। आपने घर के पास जो भी इलेक्ट्रिकल पोल हैं वहां देखा होगा, तो कभी कभी स्पार्किंग नजर आती है। दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन। ये एक कॉमन सी बात है। व्हेन विंड इज ब्लोइंग, जब हवा चलती है, शेकिंग द वायर्स हिलती हैं। यू माइट आल्सो हैव बीन स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज लूज इट्स सॉकेट। आपने ये भी देखा होगा जब हम कभी कभार प्लग लगाते हैं तो जब अगर वो लूज होता है तो वो स्पार्किंग निकलती है। लाइटनिंग इज आल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। लाइटनिंग को ही इलेक्ट्रिक स्पार्क कहते हैं, बट ऑन अ ह्यूज स्केल। ह्यूज स्केल मतलब बहुत बड़े पैमाने पर। जैसे कि घर में तो आपने प्लग लगाया तो थोड़ी सी लाइटनिंग हुई, लेकिन जब आसमान में बिजली चमकती है तो आपने देखा होगा वो बहुत बड़ी लाइट स्पार्क होती है, तो इसे लाइटनिंग बोलते हैं। इन एंशिएंट टाइम मतलब पुराने जमाने में क्या होता था, बच्चों की पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क। लोगों को ये स्पार्क्स के बारे में मालूम नहीं था, तो वो डर जाते थे कि ये भगवान की कोई प्रकोप है या कुछ भी प्रॉब्लम है। मतलब कुछ लोग कहते थे कि कोई दैवीय शक्ति, कोई भूत प्रेत, मतलब कुछ पुराने लोगों की ये बात होती थी। एंशिएंट टाइम मतलब पुराने जमाने में, ठीक है। बट आजकल क्या है, नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड। बादलों के अंदर जो पानी होता है उनमें क्या होता है, प्लस माइनस होते हैं, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। उनका जो चार्ज बढ़ता है, जब हम हाथ से रबिंग करते हैं तो अपने हाथों में आपने गर्मी महसूस करते हो कि गर्म हो जाते हैं हाथ, तो चार्ज हो जाते हैं हाथ, ठीक है। इस तरह से जब बादल आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है, तो लाइटनिंग होती है। अब सबको पता चल गया है कि लाइटनिंग किसकी वजह से होती है, बादलों के चार्ज की वजह से। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग। हमें लाइटनिंग से डरने की जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू टेक, दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। लेकिन हमें वी हैव टू टेक प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क। हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ठीक है। द स्पार्क दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। एंशिएंट ग्रीक न्यू एज अर्ली एज 600। मतलब यहाँ पे क्या है कि जब आप किसी हाथ से हाथ को जब आप रब करते हो तो वो हीट पैदा हो जाती है, वहाँ चार्ज हो जाता है। यहाँ पे क्या है, अंबर क्या चीज होती है, एक टाइप का रेजिन है, एक टाइप का क्लोथ ही समझ लो। वाज रब्ड विद फर के साथ रब किया जाता है, तो इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। वो लाइट को अट्रैक्ट करता है,
ठीक है। यू माइट हैव सीन दैट यू व्हेन यू टेक ऑफ वूलन, आपने देखा होगा कि जब आप वूलन के कपड़े, जर्सी वगैरह उतारते हो या पॉलिएस्टर क्लॉथ उतारते हो तो आपके हाथों के पोर्स पे, किनारे पे क्या होता है, एक स्पार्किंग सी होती है, मीन्स आपको करंट सा फील होता है। ठीक है, जब आप अंधेरे में कपड़े को उतारते हो तो उसमें से आपको लाइट भी दिखाई देती है, स्पार्क दिखाई देती है, और क्रैकलिंग साउंड भी होता है जब आप कहते हो तो ओ करंट आ गया है ना, अब हम ऐसे बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये फिनोमिना जो होता है ये सिर्फ चार्ज पैदा करता है, आपसी रगड़ने की वजह से, रबिंग की वजह से ये चीज हो जाती है। ठीक है बच्चों, we shall now study some property of electric charge। हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। we shall also see how they are related to the lightning in the sky। ये स्काई में जो लाइटनिंग होती है उससे कैसे रिलेट होते हैं। let us perform some activity to understand the nature of electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम स्टडी करेंगे, बट रिकॉल फर्स्ट, सबसे पहले हम एक गेम खेलते हैं। आप सब अब क्या करो कि एक प्लास्टिक का स्केल लीजिए जिससे आप लाइन खींचते हैं, आप उसे रब कीजिए, रब मतलब रगड़िए अपने ड्राई हेयर्स पे रगड़िए। सबने किया हुआ है बचपन में, डोंट वरी। द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीस ऑफ पेपर, और छोटे छोटे पेपर के छोटे छोटे टुकड़े काट के तो फाड़ के रख लीजिए टेबल पे, और आप जैसे ही अपने बालों से रब करेंगे इस प्लास्टिक के स्केल को तो और उसके पास ले जाओगे, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाओगे तो वो जस्ट ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, स्केल पे जाके चिपक जाएंगे। ये आप पेंसिल शेविंग के साथ भी करते हो, है ना, चार्जिंग बाय रबिंग। एक्टिविटी में क्या करो कि आप बॉल पेन का रिफिल ले लीजिए, उसे रब कीजिए विग्रेसली, मतलब फटाफट से रब कीजिए जल्दी पॉलीथीन के पीस के साथ। ठीक है, उसके बाद आप इसे किसके पास ले जाएंगे, इट क्लोज टू स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के टुकड़ों के पास ले जाइए। ठीक है, टेक केयर नॉट टू टच, आपने क्या करना है, उसे टच नहीं करना है अपने हाथ के साथ या किसी मेटल के ऑब्जेक्ट के साथ टच नहीं करना, नहीं तो करंट आ सकता है। ठीक है, ज्यादा बड़ा करंट नहीं होगा लेकिन फिर भी। ठीक है, रिपीट द एक्टिविटी, इस चीज को रिपीट कीजिए ड्राई लीफ के साथ, हस्क छिलकों के साथ, जैसे चावल के छिलके हैं, गेहूं के छिलके हैं, हस्क उसे कहते हैं, मस्टर्ड सीड सरसों के दानों के साथ। ठीक है, तो होगा क्या, जब ये प्लास्टिक रिफिल को आप रब करेंगे पॉलीथीन के साथ तो वो चार्ज हो जाएगा, इट रिक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। सिमिलरली व्हेन प्लास्टिक का कंगा जो होता है, आप जब ड्राई हेयर पे रब करते हैं तब भी उसमें से छन की आवाज आती है, आपने कभी सुना होगा, तो वो चार्ज हो चुका होता है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज पार्टिकल। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड प्लास्टिक कॉम्ब, पॉलीथीन एंड हेयर आल्सो गेट चार्ज। तो बच्चों, जो भी प्लास्टिक की कॉम्ब है, कंगा है या रिफिल है, पॉलीथीन के साथ रगड़ोगे या प्लास्टिक की कॉम्ब को बालों के साथ आप बाल सेट कर रहे हो तो नेचुरली वो रगड़ खा रहे हैं, रबिंग हो रही है, तो वहां चार्ज पैदा हो जाता है। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 15.1, कलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल। कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कीजिए और मटेरियल को कलेक्ट कीजिए और लिस्ट बनानी है हमने। रिफिल, अगर हम रिफिल को रब करेंगे किसके साथ, पॉलीथीन और वूलन क्लॉथ के साथ, तो वो अट्रैक्ट करेगा पेपर को, चार्ज होगा, यस चार्ज होगा वो, और पेपर्स को भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बैलून पॉलीथीन के साथ, वूलन क्लॉथ ड्राई हेयर के साथ, तो भी वो चार्ज होगा, पेपर को कलेक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इरेजर को वूल के साथ आप रब करोगे, ऊन के साथ, तो चार्ज पैदा होगा, वो नेगेटिव चार्ज पैदा होगा और वो भी पेपर को अट्रैक्ट करेगा। स्टील के स्पून को अगर आप पॉलीथीन या वूलन क्लॉथ के साथ रब करोगे तो उसमें चार्ज पैदा होगा, लेकिन वो चार्ज बहुत ही कम होगा, क्योंकि जो स्टील है वो क्या है बच्चों, मेटल है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। जब मेटल को आप रब करोगे तो मेटल के इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे। ठीक है, तो चार्ज पैदा होगा। ठीक है, तो लेकिन वो बहुत ज्यादा चार्ज पैदा नहीं कर पाएंगे सिर्फ रगड़ने से, सिर्फ रबिंग से। ठीक है, तो वो पेपर पीसेस को अट्रैक्ट नहीं करेगा। टाइप ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन, वी विल सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टेबल 15.1 से हमने कुछ नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए अपने कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। इन फ्लैट टू बैलून लीजिए, हैंग देम इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, आपने उनको इस तरह से लटका दिया है ताकि वो एक दूसरे को टच ना कर सके। रब बोथ द बैलून विद द वूलन क्लॉथ एंड रिलीज देम, उनको आप रबिंग कीजिए दोनों को आपस में वूलन क्लॉथ के साथ,
वूलन क्लॉथ के साथ दोनों बैलून्स को आप रब कीजिए। ठीक है, तो आप क्या देखते हो, नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज ऑफ पेन रिफिल। रब वन रिफिल विद पॉलीथीन, एक रिफिल को पॉलीथीन के साथ आपने रब करना है। प्लेस इट केयरफुली इन ए ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड। तो बच्चों पहले बताइए कि फर्स्ट एक्टिविटी में क्या हुआ। फर्स्ट एक्टिविटी में जैसे ही आपने इन दोनों बैलून्स को रब किया, ठीक है, वुलन क्लॉथ के साथ, तो उनमें चार्ज पैदा हो गया। चार्ज पैदा हुआ तो वो देखो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी यूज विद पेन रिफिल। रब वन रिफिल विद पॉलीथीन, एक बॉल पेन के रिफिल को पॉलीथीन से आप रब कीजिए। प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास टम्बलर, कांच के गिलास में इस तरह से आप उसे रख दीजिए। अदर रिफिल को भी तो आपने क्या करना है बच्चों, अदर रिफिल को भी इस तरह से पॉलीथीन के साथ रब करना है और इन दोनों रिफिल्स को आपस में क्लोज लाना है। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, बी केयरफुल। आपने ये ध्यान देना है कि उस पे आपका हाथ का एंड सिरा टच ना हो, नहीं तो थोड़ा सा आपको करंट फील हो सकता है। इज देयर एनी इफेक्ट, क्या इफेक्ट हुआ, क्या दोनों रिफिल्स आपस में अट्रैक्ट हुए या रिपल मतलब एक दूसरे से दूर हुए। ठीक है, इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट close together the charge object that were made of the same material। आप क्या देखोगे, जो सेम मटेरियल है वो तो रिपल होगा एक दूसरे से, मतलब दूर जाएगा। जो डिफरेंट मटेरियल है मतलब डिफरेंट चार्ज, वो आपस में एक दूसरे के पास आएगा। जैसे देखिए दोनों बैलून थे, दोनों बैलून्स को आपने वूलन क्लॉथ के से रब किया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, क्योंकि जो चार्ज फर्स्ट बैलून पे है वही चार्ज सेकंड बैलून पे है, तो बैलून तो एक ही मटेरियल से बना है। ठीक है, इस तरह से रिफिल है, एक रिफिल को आपने पॉलीथीन से रब किया, दूसरी रिफिल को भी पॉलीथीन से रब कर रहे हो और दोनों को पास ला रहे हो, तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे क्योंकि उनपे भी सेम चार्ज है। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि एक रिफिल को आपने पॉलीथीन से रब किया और दूसरे आपने एक बैलून को रब करके एक दूसरे के पास लाओगे, तो जो चार्ज है एक पर प्लस है और एक पर माइनस है, तो वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो वो एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। बैलून और रिफिल दोनों में सेम चार्ज था। ठीक है, दो बैलून में प्लस प्लस चार्ज, ये दो रिफिल में माइनस माइनस चार्ज, तो वो एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपने एक प्लस चार्ज लिया, एक माइनस चार्ज लिया, तो वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो समरी क्या है, अ चार्ज बैलून रिपल अ चार्ज बैलून, मतलब एक चार्ज बैलून रिपल मतलब दूर भगाता है, चार्ज बैलून से दूर भागता है। चार्ज रिफिल रिपल अ चार्ज रिफिल, मतलब एक रिफिल दूसरे रिफिल से दूर भागेगी क्योंकि सेम चार्ज है। बट अ चार्ज बैलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल, समझ गए इस बात को। ये एक बैलून जो है उसे चार्ज किया है, रिफिल को चार्ज किया है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, does it indicate that the charge on the balloon is of the different kind from the charge on the refill, मतलब कहने का मतलब पास आने के लिए डिफरेंट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, कैन वी आल्सो से दैट द चार्ज ऑफ द सेम काइंड रिपल ईच अदर, हम ये कह सकते हैं कि सेम काइंड का चार्ज एक दूसरे को रिपल मतलब दूर भगाएगा। इट इज कॉन्वेंशनल टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क एज पॉजिटिव। ठीक है, कोई चीज अगर पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव चार्ज चाहिए, कोई चीज अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रोड इज ब्रॉट नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ, it is observed that when a charged glass rod is brought near the charged plastic straw rubbed with the polythene, there is attractive between the two। ठीक है, जैसे अगर एक ग्लास रोड को चार्ज किया है, वो अगर प्लास्टिक स्ट्रॉ को भी रब किया है पॉलीथीन से, दोनों को चार्ज किया है, तो वो एक दूसरे के पास आएंगी। ठीक है, तो आपको पता है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ में कौन सा चार्ज होता है, गेस कीजिए। दैट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर प्लास्टिक स्ट्रॉ में नेगेटिव चार्ज है तो ग्लास के स्ट्रॉ में पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक, जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है रबिंग करने से उसे स्टैटिक बोलते हैं। ठीक है, दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, वो खुद से मूव नहीं होता। व्हेन चार्ज मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, जब चार्ज मूव होता है तो करंट फ्लो होता है। आपने इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में पढ़ा है। द करंट इन अ सर्किट विच मेक अ
बल्ब ग्लो, मतलब आपने बैटरी से वायर जोड़ी और बीच में एक बल्ब लगाया और आपने मेटल का पीस जोड़ा है तो आपका वो करंट फ्लो होगा, ठीक है, और बल्ब भी ग्लो होगा, ठीक है। करंट फ्लो होने से वायर हॉट हो जाती है, तार गर्म हो जाती है, ठीक है, जिससे बल्ब ग्लो हो जाता है। इज नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का मोशन होता है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आपने एक जैम बोतल लेनी है, वो खाली होनी चाहिए, ठीक है, और एक कार्डबोर्ड रखना है और उसके बीचों बीच एक छेद करना है और एक पेपर क्लिप लेनी है, उसको आपने खोल लेना है पेपर क्लिप को, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, पेपर क्लिप पे इस तरह से एल्यूमिनियम फॉइल, जो घर में एल्यूमिनियम फॉइल होती है, उसको आप 4x1, 4 तो होगी लेंथ और 1 होगी उसकी ब्रेथ, ठीक है। 4x1 को आप कैंची से काट लोगे और इस तरह से 2 पीस करके आप इस तरह से चिपका दोगे, ठीक है। कार्डबोर्ड पर जो छेद होगा वो बिल्कुल जैम बोतल के बीचों बीच होना चाहिए और आपने इस तरह से पेपर क्लिप को खोल के एल्यूमिनियम फॉइल आपने इसके जैम बोतल के ये अंदर है, अंदर लटका दी है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप क्या करोगे, एक रिफिल लोगे, इसको वूलन क्लॉथ से या पॉलीथीन से अच्छे से रब करके रगड़ कर उसमें आप चार्ज पैदा करोगे और इस क्लिप जो है, पेपर क्लिप है, इसके एक एंड पर लेके जाओगे तो आप क्या देखते हो, जो रिफिल में चार्ज था वो चार्ज इस पेपर क्लिप के अंदर पहुंचकर ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है इसमें पहुंच जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल वही बैलून की तरह, जैसे पीछे बैलून थे, बिल्कुल ये सेम एक ही तरह के हैं, तो सेम चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपल कर जाएंगी। तो जो रिफिल है बच्चों, रिफिल से जो चार्ज इस पेपर क्लिप से होता हुआ आया, तो ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है तो वो सेम मेटल है, दोनों ही एल्यूमिनियम फॉइल है, सेम मेटल है, तो सेम चार्ज पैदा करेंगे। तो सेम चार्ज अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, एक दूसरे को रिपल करते हैं, दूर करते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप, ठीक है। तो मेटल गुड कंडक्टर है, ठीक है, मेटल, ये पेपर क्लिप भी मेटल की है, फिर आगे से जो एल्यूमिनियम है वो भी क्या है बच्चों, वो भी सेम मेटल है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर, एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर भगाएंगे। दे बिकम वाइड ओपन। सच अ डिवाइस कैन बी यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। ऐसा जो डिवाइस हमने बनाया है, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कैरी करता है या नहीं। दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ट्रांसफर होता है फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, मतलब जैसे रिफिल से पेपर क्लिप में, पेपर क्लिप से एल्यूमिनियम फॉइल में, ये चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, थ्रू अ मेटल कंडक्टर, ठीक है। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप को जेंटली आराम से टच कीजिए अपने हाथ से। यू विल फाइंड अ चेंज इन, आप पेपर क्लिप को टच करेंगे और आप एक चेंज देखेंगे इसमें। जब आप टच करेंगे एल्यूमिनियम फॉइल को, पेपर क्लिप को, तो आप क्या देखोगे, दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, वो ओरिजिनल स्टेट में हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो चार्ज एल्यूमिनियम फॉइल में आया था, आपके हाथ लगाते ही वो चार्ज वापस आपके हाथ के थ्रू, आपकी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला गया है। आई रिपीट अगेन कि जो चार्ज पेपर क्लिप में, एल्यूमिनियम फॉइल में रिफिल से आया था, वो चार्ज आपके हाथ लगाते ही आपके हाथ में चला गया है, आपके हाथ से, आपकी बॉडी से होता हुआ वो अर्थ में चला गया है, और वो जो फॉइल थी वो वापस अपनी ही जगह पे आ जाती है। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉइल स्ट्रिप्स एंड टचिंग द पेपर क्लिप। रिपीट कीजिए चार्जिंग ऑफ फॉइल स्ट्रिप्स को एंड टचिंग द पेपर क्लिप को टच कीजिए। एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉइल स्ट्रिप कोलैप्स एज सून एज यू टच द पेपर क्लिप विद हैंड। जैसे ही आप पेपर क्लिप को टच करोगे वैसे ही जो फॉइल फैल गई थी, रिपल हो गई थी, वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। द रीजन इज दैट द फॉइल स्ट्रिप्स लॉस चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। रीजन क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका
ठीक है, तो कोलैप्स हो जाएंगे। तो रीजन क्या रहेगा, जो फॉइल की स्ट्रिप है वो चार्ज आपके छूते ही चार्ज को लॉस कर देंगे, चार्ज उनका आपके हाथ से बॉडी से होता हुआ अर्थ में चला जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, समझ गई। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। इट इज नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटिंग इन टर्म्स ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। अभी तक तो आपने रबिंग से चार्ज को पढ़ा है, लेकिन अभी यहाँ पे भी रबिंग ही होगी। तो आप देखते जाइए क्या होता है कि जब थंडरस्टॉर्म होता है, जैसे आजकल जून जुलाई में सावन का महीना होता है तो थंडरस्टॉर्म चल रहा है। ठीक है, द एयर करंट्स मूव अपवर्ड। जब बादल होते हैं आसमान में, जो एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। ध्यान से सुनिए जरा, एयर करंट्स ऊपर की तरफ और वाटर की ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ। ठीक है, बादल में एयर के करंट तो ऊपर की तरफ और वाटर की ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड नीचे की तरफ, जिससे क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है चार्ज का। मूवमेंट ऑफ कॉज सेपरेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड। क्लाउड बादल के ऊपर की तरफ क्या है, एयर, वहां होता है पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट नियर द लोअर एज, बादल के नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। बादल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जहां एयर है, नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज जहां वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं। अब क्या होगा, देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड। ग्राउंड में अब थंडरस्टॉर्म चल रहा है तो जाहिर सी बात है हवा भी चल रही है, हवा चल रही है तो पेड़ पौधे, जमीन पर जो भी कुछ है वो सब कुछ मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो मूवमेंट होने से वहां पे पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। बादलों के नीचे की साइड कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। अब जो आपकी लैंड है, जमीन है, उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और जस्ट उसके ऊपर है बादलों के नीचे नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होता है, वो जो एयर होती है वो उन्हें रोक नहीं पाती मिलने से। एयर जो होती है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसलिए वो उनको रोक नहीं पाती। नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो, उनके फ्लो को वो रोक नहीं पाती। जो नेगेटिव चार्ज है वो जमीन पे आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज के साथ मिल जाता है, और जिससे एक स्ट्रीक, एक लाइन जो आपको दिखाई देती है आसमान में, ब्राइट लाइट एंड साउंड। लाइट पहले दिखाई देती है, साउंड बाद में सुनाई देता है। जब बिजली चमकती है या बिजली गिरती है तो एक स्ट्रीक, मतलब एक धारियां सी दिखाई देती है आपको स्काई में। लाइट आप सबने देखा हुआ है, लाइट दिखाई देती है। लाइट पहले चमकती है क्योंकि लाइट की जो स्पीड है, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है साउंड की स्पीड से। तो आपको पहले लाइट दिखाई देती है, जिसे लाइटनिंग बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा जाता है। ठीक है, देखिए, ये देखिए बच्चों, डायग्राम से देखिए, बादल है, बादल के ऊपर की तरफ एयर है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और बादल के नीचे वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, वहां पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे पेड़ पौधों ने आपस में रबिंग करके हवा की वजह से पॉजिटिव चार्ज बना दिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव को हवा रोक नहीं पाई, अलग अलग नहीं रह पाई ये, और ये आपस में मिल जाते हैं, जिससे क्या हुआ, ये लाइटनिंग पैदा हो जाती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों होता है, दो या दो से ज्यादा जो क्लाउड्स आपस में रबिंग करते हैं उसकी वजह से होता है। ठीक है, या क्लाउड्स और अर्थ के बीच में रबिंग। टुडे वी नीड नॉट फ्राइटेन बाय लाइटनिंग। अब हमें लाइटनिंग से लड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे एंसेस्टर, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, वो डरते थे, हमें लड़ने डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग। मतलब साइंटिस्ट अभी भी इस पे सर्च कर रहे हैं कि इसको कैसे, मतलब ये क्या चीज है। ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ। लाइटनिंग की जो स्ट्राइक होती है वो लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है, सारी प्रॉपर्टी जल जाती है, क्योंकि ये इतनी तेज वाला करंट होता है कि अगर किसी के ऊपर ये लाइटनिंग हो जाए तो वो बिल्कुल जल जाता है, बिल्कुल बचने के चांस बिल्कुल नहीं। ठीक है, लाइटनिंग सेफ्टी। तो सेफ्टी क्या है, हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। जैसे ही आपको थंडर की आवाज आए, आप लाइट चमकने की या गड़गड़ाहट की आवाज आती है, तो आपको क्या होता है कि आप सेफ प्लेस पर चले जाएं। ठीक है, आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ सेफ प्लेस। फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, एक हाउस या बिल्डिंग सेफ प्लेस है। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो कार या बस में, तो आप अंदर ही बैठे रहें,
ठीक है। इनसाइड विद विंडो एंड डोर ऑफ द व्हीकल शट, मतलब विंडो और व्हीकल सब बंद कर दीजिए, ठीक है, खुला मत छोड़िए, ठीक है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपको अभी बताते हैं। आउटसाइड ओपन व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ, ये सेफ नहीं है। ओपन फील्ड, खाली मैदान सेफ नहीं है। लंबे लंबे पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकते। शेल्टर, पार्क में शेल्टर के नीचे नहीं बैठना चाहिए। एलिवेटेड प्लेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक, अगर आप इस जगह पे हो तो लाइटनिंग का स्ट्रोक लग सकता है, हम जल सकते हैं, हमें ओपन में नहीं बैठना है, ठीक है। कैरिंग एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि अम्ब्रेला में जो वायरिंग होती है वो मेटल की होती है जिसे करंट लग सकता है। इफ बाई चांस हम फॉरेस्ट में है, टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्री, है छोटे से छोटे ट्री के नीचे ही बैठिए। लंबे ट्री जो होते हैं वो जल्दी कैच करते हैं लाइट को, क्योंकि पेड़ में क्या होता है बारिश की वजह से वो भीग चुके होते हैं। इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल, कोई भी शेल्टर नहीं है, ओपन फील्ड है तो लेटना बिल्कुल भी नहीं है। स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्री, सभी पेड़ों से दूर रहिए। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट, मेटल के ऑब्जेक्ट और खंभों से दूर रहिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लेटना नहीं है बिल्कुल। इस तरह से जैसे ये पोज बना के बैठा है इस तरह से आपने दोनों हाथ को जोड़कर अपने नीज पर रखकर इस तरह से आपने बैठना है। इससे कम ही चांस होंगे, जितना आप जमीन पर सरफेस एरिया कम लोगे, मतलब अभी आप लैंड पे कितना टच हो, ये बच्चा सिर्फ पैरों को टच करके बैठा है, सिर्फ पैरों को टच करके बैठना है। जितना आप जमीन से कम टचिंग में रहोगे उतना ही आपके बचने के चांस ज्यादा होंगे। अगर आप लेट जाओगे तो बहुत जल्दी करंट लगने के चांस होते हैं, ठीक है। इनसाइड द हाउस, हाउस के अंदर क्या करना है आपको। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कोड, टेलीफोन कोड से भी करंट आ सकता है। इलेक्ट्रिक वायर, मेटल के पीसेस, ठीक है। ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म में जब इस तरह से मौसम हो तो आपको क्या करना चाहिए, मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए। कोडलेस फोन, इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन एंड कोडलेस फोन, मतलब आपको जो घर में पहले फोन होते थे वायर वाले फोन, उनको तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना क्योंकि वहां से करंट आने के बहुत चांस होते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि मोबाइल फोन ये कुछ भी यूज ना करें, ठीक है। इट इज नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज रिसीविंग योर फोन थ्रू अ वायर्ड फोन, अगर आप किसी से मोबाइल से बात कर रहे हो और दूसरा जो है जिसे बात कर रहे हो वो वायर फोन से है तब भी बात ना कीजिए, ठीक है। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड, नहाना नहीं चाहिए थंडरस्टॉर्म में, रनिंग वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवी, इनके जो भी प्लग हैं इनको प्लग को बाहर निकाल देना चाहिए, ठीक है। अब आप लाइटनिंग कंडक्टर पढ़ेंगे। लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, ये जो लाइटनिंग हो रही है आसमान में बिजली चमक रही है उसके इफेक्ट से बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना है। तो क्या होता है कि एक मेटल की रोड होती है टॉलर देन द बिल्डिंग, बिल्डिंग से लंबी है, देखिए मेटल की रोड इस बिल्डिंग से लंबी है, ठीक है। अ मेटेलिक रोड टॉलर देन द बिल्डिंग इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के दौरान ये जो वॉल पर ये जो इतनी लंबी वायर लगा देगी ये लगा दी जाती है, ठीक है। वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट इन द एयर, एक एंड इसका एयर में और एक एंड इसका जमीन के अंदर होता है, ठीक है, डालना होता है, ठीक है। बुरिड डीप इन द ग्राउंड, द रोड प्रोवाइड इजी रूट फॉर द ट्रांसफर। तो स्टूडेंट्स आई रिपीट अगेन कि एक सिरा जो है एक एंड है वो एयर में होता है और एक एंड ग्राउंड में डीप बुरिड, मतलब बिल्कुल बहुत ही गहरा इसको अंदर तक दबा दिया जाता है। द रोड प्रोवाइड इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड, जैसे ही बिजली चमकती है तो ये जो रोड है वो उस चार्ज को, उस लाइटनिंग को अपने अंदर ले जाकर ग्राउंड में भेज देती है, जिससे क्या होता है आपकी सारी बिल्डिंग सेफ रहती है। द मेटल कॉलम यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक wire and water pipes in the building also protect us to an extent but do not touch them during the thunderstorm, ठीक है। तो जो भी रोड है ये क्या करती है, सारे चार्ज को अपने अंदर लेकर अर्थ में डाल देती है, जिससे सारी बिल्डिंग की हर चीज सुरक्षित होती है। बट फिर भी मैं ये कहूंगी कि आप थंडरस्टॉर्म में इन चीजों को टच नहीं करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक वायर, कोई भी मेटल का जो भी ऑब्जेक्ट होता है घर में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, उसको आप टच नहीं करेंगे। नाउ अर्थक्वेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो बच्चों जो अर्थक्वेक होता है आप सबको पता है, भूकंप जिससे बहुत ही जान माल की हानि हो जाती है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, मतलब पूरे घर की घर, पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग टूटकर नीचे आ जाती है, पूरा मलबा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अर्थक्वेक कब आया था ये देखिए, 2005 में उरी और तंगधार नॉर्थ कश्मीर के टाउन्स में आया था 8 अक्टूबर 2005 को। उसके बाद एक और उससे पहले 26 जनवरी 2001 में भुज में, गुजरात के भुज में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। जब मैं बीएससी करी थी मुझे अच्छे से याद है, तो तब ये भूकंप आया था, बहुत ही मुश्किल था ये घड़ी। ठीक है, व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या होता है? एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत ही शॉर्ट, कुछ ही सेकंड्स में क्या होता है, अर्थ ट्रेम्बल कर जाती है, शेक कर जाती है, मतलब वो घूम जाती है, अंदर इसकी जो परतें हैं वो कांप जाती हैं, जिससे अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है और बहुत बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स भी गिर जाती हैं। इट इज कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर की जो परतें हैं उनमें डिस्टर्बेंस हो जाता है और वो हिल जाता है। अर्थ की क्रस्ट जो होती है, ऊपर की परत सारी हिल जाती है। अर्थक्वेक्स अकर ऑल टाइम ऑल ओवर द अर्थ में दे आर नॉट इवन नोटिस नहीं हो पाता। मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रीक्वेंट। ज्यादातर अर्थक्वेक कम ही फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिज, डैम एंड पीपल। देयर कैन बी ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बहुत सारा लॉस हो जाता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, बाढ़ आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, सुनामी आ सकती है। मेजर सुनामी कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को आई थी, जिसे बहुत लॉस हुआ था। एक्टिविटी 15.6 टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का, संसार का मैप देखिए आप। ईस्टर्न कोस्टल एरिया, जो किनारे, समुद्री किनारे वाला एरियाज होता है, अंडमान निकोबार द्वीप जो होते हैं, आइलैंड होते हैं इंडिया में, तो आप उनको देखिए। ये जो भी भूकंप वगैरह आते हैं ये यहाँ पे ज्यादातर इस तरफ ही होते हैं। ठीक है, कलेक्ट अकाउंट, मतलब आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि सुनामी जब आई थी तब क्या क्या हुआ था। ठीक है, फैमिली से, अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक का कारण क्या है? पुराने जमाने में अर्थक्वेक के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, स्टोरीज बनाते थे, लेकिन अब क्या है, पता चल गया है कि जो अर्थ होती है, अर्थ में ट्रीमर्स मतलब कंपी हो जाती है बाय डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। अर्थ की जो ऊपर की अपर मोस्ट लेयर, ऊपर की परत जो होती है उसे क्रस्ट बोलते हैं। इसमें और अर्थ के नीचे डीप में डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिससे कंपकपा जाती है अर्थ, और कंपकपाने से हमें भूकंप महसूस होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस। जो बाहर की परत है वो एक पीस में नहीं होती, छोटे छोटे टुकड़ों में होती है अर्थ, इसे फ्रैगमेंट बोलते हैं। फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े। तो अर्थ की जो ऊपर की लेयर है एक पीस में नहीं होती, वो छोटे छोटे टुकड़ों में होती है। ईच फ्रैगमेंट को प्लेट्स बोलते हैं और ये प्लेट कॉन्टिन्यूसली मोशन करती रहती हैं। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर, वो एक दूसरे के ऊपर रबिंग होती है उनकी। प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन, और आपस में ये टकराती हैं। कोलिजन मतलब टकराती हैं। जब ये मूव हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है टक्कर भी होगी। दे कोज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में डिस्टर्बेंस होगा। इट इज दिस डिस्टर्बेंस दैट शो अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इससे क्या होता है, अर्थक्वेक महसूस होता है। ऑल्दो वी नो फॉर श्योर व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक। अभी तक इसका मतलब पूरी तरह से प्रोडिक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट जो हैं वो लगे हुए हैं इसका कंप्लीटली बताने के लिए। टिम्बर्स ऑन द अर्थ कैन आल्सो बी कॉज व्हेन अ वोल्केनो इरेप्ट। कंपन अर्थ में जब कंपकपी होती है तब कैन आल्सो बी कॉज, इस वजह से भी भूकंप होता है। जब वोल्केनो इरेप्ट होता है, वोल्केनो मतलब एक आग निकलती है, ज्वालामुखी फूटता है, तो कई मीटर से और अ मीटर हिट्स द अर्थ और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, मतलब जो अर्थ की जो आपस में चट्टाने हैं अर्थ के नीचे वो आपस में टकराती हैं, टकराने से वहां पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता है अंडरग्राउंड। ठीक है, उसकी वजह से मोस्टली अर्थक्वेक आता है। ठीक है, सिंस अर्थक्वेक आज कोज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स के मूवमेंट से अर्थक्वेक होता है। बाउंड्री जो होती है प्लेट्स की, बाउंड्री वो वीक जोन में होती है। Earthquakes are more likely to occur. The weak zone are also known as seismic and fault zone. जो weak zone होता है उसे seismic या fault zone बोलते हैं।
इंडिया में कहाँ पे वीक जोन है? कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, इंडो गैंगटिक प्लेन, सम साउथ इंडिया के भी जो जोन है वो डेंजर जोन में आते हैं। ठीक है। द पावर ऑफ अर्थक्वेक की पावर क्या है? इसके लिए आपको एक स्केल दिया जाता है, मैग्नीट्यूड उसका मापने के लिए। मैग्नीट्यूड मतलब उसको मापने के लिए कि अर्थक्वेक कितना था, कम था, ज्यादा था। तो स्केल है जिसे बोलते हैं रिक्टर स्केल। तो ये स्केल ये बताता है कि कितना भूकंप की रेंज क्या थी। तो भूकंप की क्या होती है कि 7 से ज्यादा मैग्नीट्यूड हो तो वो खतरनाक होता है। ठीक है। वो डिस्ट्रक्ट कर देता है मकान, दुकानों को, सबको, बिल्डिंग्स को गिरा देता है। ठीक है। भुज और कश्मीर में जो अर्थक्वेक आया था उसकी मैग्नीट्यूड क्या था? 7.5। तो वो बहुत ही खतरनाक था। तो यहाँ पे बच्चों एक सिज्मोग्राफ है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इससे पता चलता है, रिकॉर्ड किया जाता है कि जो अर्थक्वेक आया है वो उसकी कितनी रेंज थी। ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट में क्या है? वाइब्रेटिंग रोड है और एक पेंडुलम है। जैसे जैसे अर्थ में कंपन होता है, अर्थ कांपती है, तो ये जो रोड है ये इस तरह से, इसमें पेन लगा हुआ है, ये जो पेन चलता है, ये जो रोटेटिंग ड्रम है ये रोटेट होता रहता है। तो जैसे जैसे भूकंप आता है, अर्थ में कंपकपाहट होती है, तो ये अर्थ से जुड़ा हुआ है सारी की सारी मशीन। तो ठीक है। तो जैसे जैसे अर्थ में कंपन होती है तो ये जो रोड है, पेंडुलम है, ये भी कंपन होती है। तो आप जैसे पेंसिल को कंपकपा रहे हैं तो इस तरह से आपका ये देखिए बनता जा रहा है डिजाइन। तो इस तरह से यहाँ पे ड्रम में पेपर है तो डिजाइन बनता जाता है। तो इससे रीडिंग ली जाती है और पता चलता है। अ पेन इज अटैच टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम। देखो पेन अटैच है, आप ये पढ़ेंगे तो हो जाएगा आराम से। तो ये रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि कितना ग्राफ में कितनी रीडिंग आई है, कितना तेज भूकंप है। ठीक है। इस तरह से ये देखिए भी साथ साथ आ रहा है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड। राइट। तो अर्थक्वेक के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कैसे लेंगे? जो आप बिल्डिंग्स बनाते हैं वो आप अच्छे से एडवाइस लीजिए, किसी अच्छे आर्किटेक्ट की एडवाइस लीजिए कि उसे किस तरह से डिजाइन करना है बिल्डिंग को। तो क्या प्रोटेक्शन करनी है कि जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो एक बहुत अच्छे क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से अपनी बिल्डिंग को डिजाइन कीजिए। ठीक है। और इन हाईली सीज्मिक एरिया, मतलब जहाँ पे भूकंप बहुत ज्यादा होते हैं, वहाँ पे मड और टिम्बर का यूज करना, टिम्बर मतलब लकड़ी, इसका यूज करना अच्छा है हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जगह पर। ठीक है। जो छत है कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल, रूफ को बिल्कुल हल्का रखिए ताकि नुकसान ज्यादा ना हो। इन केस ऑफ स्ट्रक्चर फॉल, कुछ गिरता भी है तो डैमेज विल नॉट बी हैवी, मतलब आप लकड़ी का या मड से घर बना सकते हो, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी गिर जाती हैं और बिल्डिंग्स बहुत महंगी बनती हैं, बहुत सारा सीमेंट, सरिया, ये सब लगता है, आप सबको पता है, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन अगर मड टिम्बर से बना होगा तो इतना नुकसान नहीं होगा। एंड कवर्ड जो होती हैं, कवर्ड या शेल्फ वगैरह, वो फिक्स कर लीजिए वॉल में ताकि वो गिरे ना, बाहर ना निकल के गिरे। ठीक है। जब अर्थक्वेक आए। ठीक है। क्लॉक्स, फोटो फ्रेम, वाटर हीटर को दीवार पर हैंग कीजिए ताकि वो गिरे ना। ठीक है। एंड कुछ अर्थक्वेक के कारण बिल्डिंग कैच कर लेती है फायर को, मतलब आग लग जाती है, तो वहाँ पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होने चाहिए, वर्किंग पोजीशन में होने चाहिए कि अचानक से आग लग जाए तो वहाँ पे वो जो इक्विपमेंट्स हैं फायर को बुझा सकें। ठीक है। और जो रुड़की में जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस बना रहा है कि जिस पर भूकंप का कोई असर नहीं होता। इस तरह से हाउस बनाने की तैयारी चल रही है। तो अभी कुछ और चीजें हैं। अब जब आप घर पे हो तो भूकंप आ जाए तो आपने क्या करना है? टेक शेल्टर अंडर अ टेबल, टेबल के नीचे घुस जाइए। ठीक है। स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप, जब तक कंपन या जो अर्थक्वेक है वो आ रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ घूम रही है अर्थ, तो आप तब तक टेबल के नीचे बैठे रहें। ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट, दूर रहिए, लंबे और हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहिए। और इफ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, बेड पे हैं आप तो खड़े मत होइए। प्रोटेक्ट योर हेड विद द पिल्लो, पिल्लो को अपने सिर पर रख लीजिए। इफ यू आर आउटडोर, अगर आप घर से बाहर हैं तो फाइंड अ क्लियर स्पॉट, अच्छी से बाहर बिल्डिंग देखिए, ट्री देखिए, ओवरहेड पावर लाइन देखिए, तो आप उनसे दूर भाग जाना
क्योंकि उनके पास नहीं रहना है। तो बिल्डिंग के पास नहीं रहना, ट्री के पास नहीं रहना और पावर लाइन के पास नहीं रहना, आपने उससे दूर भाग जाना है और एक ग्राउंड में चले जाना है, खाली मैदान में। ठीक है। इफ यू आर इन कार, बस में है तो डू नॉट कम आउट, बाहर मत आइए। आज द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू क्लियर स्पॉट, मतलब ड्राइवर को कहिए या खुद चला रहे हैं तो एक क्लियर खाली मैदान में ले जाइए। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रीमर स्टॉप, जब तक कंपन खत्म नहीं होती तब तक बाहर मत आइए। तो ये आपका चैप्टर हुआ। थैंक यू।